Hey everyone, Assalamu alaikum. I am Mohammed Arsan from eTech Mentor. I welcome you all once again to the WordPress Training Bootcamp. आज हमारी WordPress सीरीज़ का लेक्चर नंबर 10 है, जिसमें हम लोग पोस्ट स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ेंगे। इससे पहले लास्ट लेक्चर में हमने वर्डप्रेस में पोस्ट क्रिएट करने के बारे में पढ़ा था। हमने सीखा था कि वर्डप्रेस में हम लोग पोस्ट कैसे क्रिएट कर सकते हैं और उस पोस्ट में हम लोग कंटेंट कैसे ऐड कर सकते हैं, राइट। और इसी के साथ साथ मैंने आपको एक असाइनमेंट दी थी। उस असाइनमेंट में मैंने आपसे बोला था कि आपने कम से कम 5-6 पोस्ट क्रिएट करनी है और उनका स्क्रीनशॉट अपने फेसबुक ग्रुप के अंदर लाजमी पोस्ट करना है। काफ़ी सारे स्टूडेंट ने अपनी इस असाइनमेंट को अटैम्प्ट किया है और कुछ स्टूडेंट्स ने अपनी असाइनमेंट में कुछ मिस्टेक्स की हैं जो उन्होंने मुझे सेंड की थी और ग्रुप में भी पोस्ट की थी। तो मैंने सोचा कि चले मैं ये जो एक डाउट्स है ना स्टूडेंट का, ये क्लियर कर दूं, क्योंकि ऐसी मिस्टेक्स हम लोग भी स्टार्टिंग में करते रहे हैं और बहुत ज़्यादा लोग करते हैं। एक इंटरमीडिएट या एक अच्छे लेवल की अंडरस्टैंडिंग रखने वाला वर्डप्रेस डेवलपर भी ये मिस्टेक्स कर देता है, ठीक है, अगर उसे इन चीज़ों के बारे में नहीं पता हो तो। अब मैं आपको बताऊं, चूँकि हम लोग पोस्ट के बारे में पढ़े हैं, मैंने आपको पोस्ट क्रिएट करने के बारे में बताया था, फिर मैंने आपको बताया था कि पोस्ट के अंदर आपने कंटेंट कैसे ऐड करना है। लेकिन अक्सर स्टूडेंट जो है ना वो एक मिस्टेक कर देते हैं जब मतलब हेडिंग्स वगैरह ऐड करने की बारी आती है तो, ठीक है, तो उन्हें नहीं पता चलता कि हमने हेडिंग्स को कैसे ऐड करना है, हमने सब हेडिंग्स कैसे बनानी है, राइट। कुछ चीज़ों के बारे में मैंने आपको बताया था कि पोस्ट में आपने ये काम नहीं करना, वो उन्होंने वही काम किया हुआ है। फॉर एग्जांपल मैंने बोला था कि आपने H1 नहीं रखना, किसी भी जो भी आप हेडिंग ऐड करेंगे पोस्ट के अंदर आपने हेडिंग H2 रखनी है, H3 रख सकते हैं, H4 रख सकते हैं, बट आप कभी भी H1 हेडिंग नहीं रखेंगे, क्योंकि जो आप टाइटल देते हैं ना वही आपके H1 होता है, राइट। तो काफ़ी सारे स्टूडेंट ने ये मिस्टेक भी की थी। अब उन्हें हेडिंग स्ट्रक्चर समझ में नहीं आया कि H1 का क्या पर्पज़ होता है, H2 का क्या पर्पज़ होता है, H3 का क्या पर्पज़ होता है, ये कब यूज़ करने चाहिए। तो मैंने सोचा कि इसके ऊपर मैं एक सेपरेट लेक्चर बना लूँ और मैं आपको ज़रा एक्सप्लेन करूँ कि आपने कब H2 यूज़ करना है, कब H3 यूज़ करना है और ये सब देने का पर्पज़ क्या होता है और गूगल आपके इस पोस्ट स्ट्रक्चर को किस तरीके से देखता है। अगर आप गूगल में रैंक करना चाहते हैं ना, तो आपको अपनी पोस्ट का स्ट्रक्चर बेहतर से बेहतर बनाना होगा, राइट, तभी आप गूगल में रैंक कर पाएंगे। इसी के साथ साथ मैं आपको एक और चीज़ बताना चाहता हूँ कि एक क्वेश्चन जो काफ़ी मुझसे पूछा गया है वो ये कि सर आप क्लासिक एडिटर को क्यों नहीं यूज़ कर रहे, आप इस गुटेनबर्ग को क्यों यूज़ करें। देखें, मैंने आपको इसलिए मैंने लास्ट लेक्चर में भी आपको एक्सप्लेन किया था कि गुटेनबर्ग जो है ना वो काफ़ी रिच एडिटर है, मतलब उसके अंदर आप हर तरह से पोस्टर डिज़ाइन कर सकते हैं। क्लासिक एडिटर के अंदर आप इतनी डिज़ाइनिंग नहीं कर सकते, वो बड़ा सिंपल सा है, बड़ा सादा सा है, बट इसके अंदर आप बहुत कुछ कर सकते हैं। क्लासिक एडिटर में अगर हमें कोई भी एडिशनल टास्क करना पड़ता था तो हमें जाकर उसके लिए प्लगइन्स ऐड करने पड़ते थे। अगर हमने FAQs बनाने हैं तो हमें प्लगइन्स ऐड करने पड़ते थे। अगर हमने कोई टेबल ऑफ कंटेंट्स बनाने हैं तो हमें प्लगइन्स ऐड करने पड़ते थे, राइट। और इस तरह के काफ़ी सारे टास्क हैं, जब हमें वो करने पड़ते थे या हमें इनर सेक्शन बनाने होते थे तो हमें प्लगइन्स ऐड करने पड़ते थे। गुटेनबर्ग के अंदर ये तमाम चीज़ें हैं, आपको नहीं ज़रूरत पड़ती अलग से प्लगइन्स को इंस्टॉल करने की, आप इसी को यूज़ करके ये तमाम काम कर सकते हैं, राइट। और बाकी गुटेनबर्ग की हिस्ट्री क्या है, वर्डप्रेस ने इसको क्यों ऐड किया अपने साथ। देखिए, वर्डप्रेस तो 2003 में आया था और उसके बाद वर्डप्रेस ने बहुत चीज़ें अपडेट की हैं, जिसकी वजह से आज वर्डप्रेस मार्केट में जो है ना एक लीडर CMS के तौर पर जाना जाता है, राइट। वर्डप्रेस के आसपास भी कोई फ्रेमवर्क नहीं है, ना ही कोई CMS है। उसके पीछे मेन रीज़न ये है कि वर्डप्रेस ने खुद को अपडेट रखा हुआ है। तो वो लोग जो पहले क्लासिक एडिटर को यूज़ करते रहे हैं, तो मैंने उनसे भी ये रिक्वेस्ट की थी कि आप क्लासिक एडिटर पर भी काम करें, लेकिन आप कोशिश करें गुटेनबर्ग को भी सीखें, क्योंकि जो काम इसके अंदर हो सकता है वो क्लासिक एडिटर के अंदर आप लोग नहीं कर सकते। तो चलिए हम लोग चलते हैं हमारे वर्डप्रेस डैशबोर्ड पर। ये हमारी साइट है फनफैक्ट, जिसके ऊपर हम लोग काम कर रहे थे, और ये है हमारे पास फ्रंट एंड, राइट। और आज मैं आपको जो है ना एक पोस्ट स्ट्रक्चर के बारे में बताऊंगा कि पोस्ट स्ट्रक्चर क्या होता है और आपको H2 H3 कब और कैसे यूज़ करने चाहिए, राइट। तो ये चीज़ें समझाने से पहले ना मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ कि यहाँ पर एक कंटेंट राइट किया हुआ है जी, ठीक है। इस कंटेंट की हम एक पोस्ट क्रिएट करेंगे और उसमें मैं बताऊँगा कि आपने कब H2 रखना है, कब H3 रखना है, कब नॉर्मल टेक्स्ट रखना है, राइट। आपने FAQs कैसे बनानी है और ऐसे कौन कौन से इंपॉर्टेंट एलिमेंट्स हैं जो किसी पोस्ट के अंदर होते हैं और वो आपके पास होने चाहिए।
अब ये एक पोस्ट है जो किसी भी कंटेंट राइटर से आप लिखवा सकते हैं, राइट, या खुद भी लिख सकते हैं अगर आपको कंटेंट राइटिंग आती है। और अगर आपको नहीं आती और आप सीखना चाहते हैं तो कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स मैं आपको एक सेपरेट वीडियोस के अंदर बता दूंगा, राइट। तो उनको यूज़ करते हुए आप इस काबिल हो जाएंगे कि आप अपने लिए कंटेंट राइट कर सकें। तो चलें, अब ये कंटेंट है हमारे पास राइट किया हुआ है। बेसिकली ये राइट नहीं किया हुआ, ये एक साइड से जो है ना वो कॉपी पेस्ट किया हुआ है यहाँ पर इस फाइल के अंदर, सिर्फ आपको समझाने के पर्पज़ से, राइट। सबसे पहले आपने यहाँ पर ये जो टाइटल लिखा हुआ है ना, यहाँ पे आपने फोकस करना है। अगर मैं साइड पे क्लिक करूँ ना थोड़ा सा, तो ये नॉर्मल टेक्स्ट दिखा आ गया। अब यहाँ पर आपने ध्यान रखना है, और ये साइड पे कुछ हमारे पास यहाँ पर हेडिंग्स बनी हुई हैं, हेडिंग्स और सब हेडिंग्स हैं। अब मैं यहाँ से आपको बताऊँगा आपने कब H2 का इस्तेमाल करना है और कब H3 का इस्तेमाल करना है और कब H4 का इस्तेमाल करना है। ये होती क्या है, देखिए मैंने आपको बताया था आपने आपके वर्डप्रेस में ना यहाँ पर जब भी हम लोग पोस्ट में आकर एक नई पोस्ट ऐड करते हैं, राइट, तो उसमें क्या होता है कि हमारे पास दो ऑप्शन शो हो रहे होते हैं। एक होता है टाइटल का, जहाँ पे हम अपना टाइटल ऐड कर सकते हैं, राइट, और एक होता है हमारे पास कंटेंट एरिया, ठीक है। अब यहाँ पर वापस आएँ तो जो हम यहाँ से कोई भी टाइटल अगर हम लोग कॉपी करके यहाँ पर ऐड कर देते हैं तो ये हमारा H1 बन जाता है, राइट। H1 होता है हेडिंग 1। क्या होती है ये? हेडिंग 1। तो ये जो टाइटल है ना हमारी, ये हमारी हेडिंग 1 है। ये बाय डिफ़ॉल्ट जब भी आप टाइटल में कुछ भी लिखते हैं तो वो आपका H1 बन जाता है। कैसे बन जाता है आपको बताता हूँ। आप इसको यहाँ से पब्लिश करें, और पब्लिश करने के बाद आपने इसको यहाँ से व्यू पोस्ट करना है। जब आप इसको व्यू पोस्ट करेंगे तो ये आपके पास आपका टाइटल आ रहा है। आपने राइट क्लिक करना है इसी पेज के ऊपर, इंस्पेक्ट पर आना है, और ये जो आपको आइकन अगर आपके पास ये इस तरह से शो होना तो आप इसको यहाँ से स्क्रॉल कर सकते हैं, राइट, और इसको भी ज़रा आप सेट कर सकते हैं इस तरह से। आपने ये जो है ना इसके ऊपर क्लिक करना है और ये टाइटल के ऊपर क्लिक करना है। जैसे आप टाइटल के ऊपर क्लिक करोगे तो ये इसका कोड आ चुका है, ये देखिए। तो ये H1 टैग है। क्या है? H1 टैग। तो मैंने आपको बताया था कि जो आपका टाइटल होता है ना वो क्या होता है, वो H1 होता है। अब देखिए जब भी हम लोग कंटेंट लिखते हैं, आर्टिकल लिखते हैं, तो हमारा एक मेन टॉपिक होता है और फिर उसके ऊपर हम अपना पूरे का पूरा आर्टिकल लिखते हैं, राइट। तो समझ लीजिए कि ये हमारा वो मेन टॉपिक है, राइट। फ्री फायर हमारा क्या है, एक मेन टॉपिक है, फ्री फायर मोड APK, राइट। तो हमने क्या किया, एक टाइटल बनाया और वो टाइटल ऐड कर लिया, और ये टाइटल हमारा H1 टैग हो गया, यानी ये हमारी फर्स्ट हेडिंग होगी। अब पूरे पेज में हमारे अब यहाँ पर नीचे हम जितना भी कंटेंट ऐड करेंगे ना, हमने दोबारा H1 यूज़ नहीं करना, राइट। अब हम H2 यूज़ कर सकते हैं, H3 यूज़ कर सकते हैं, H4, H5, H6 यूज़ कर सकते हैं, लेकिन हम नहीं यूज़ कर सकते किसको, H1 को, राइट। ये एक स्ट्रक्चर है, आपने इसको समझना है। सेकंड आपको मैं यहाँ पर बताऊँ, वापस आ जाते हैं यहीं पर। अच्छा देखिए, अब ये कुछ कंटेंट यहाँ पर लिखा हुआ है, तो ये नॉर्मल टेक्स्ट है यहाँ पर, राइट, और ये एक इमेज लगा हुआ है, ये भी एक नॉर्मल टेक्स्ट है। और इसके ऊपर देखिए, जैसे मैं फीचर के ऊपर क्लिक करता हूँ तो ये बता रहा है हेडिंग 2। हेडिंग 2 का मतलब होता है H2, राइट। हेडिंग 2 ये आपकी सेकंड हेडिंग है, सेकंड मेन हेडिंग, राइट, H2। अब अगर आप इस मेन हेडिंग के नीचे सब हेडिंग बनाना चाहते हैं तो फिर आप H3 यूज़ करेंगे। अब इसकी एग्जांपल मैं आपको ना यहाँ पर देता हूँ। सपोज मैं यहाँ पर ना एक तो इसका साइज़ थोड़ा सा इंक्रीज़ कर लेता हूँ, राइट। तो देखिए मैंने यहाँ पर लिखा टी, राइट, मैंने लिख दिया टी। अब टी के बारे में मैं लिखना चाहता हूँ तो टी में फर्दर 2 टीज़ आती हैं, एक ग्रीन टी एक ब्लैक टी। हमने इनके बारे में लिखना है। तो मैं क्या करूँगा, टी तो मेरी मेन होगी, इसको मैं क्या कर लूँगा, इसको मैं यहाँ से हेडिंग 2 कर लूँगा, राइट। ये मेरी क्या हो गई, हेडिंग 2 हो गई। अब मुझे इसके अंदर 2 टीज़ हैं, एक ग्रीन टी और एक ब्लैक टी। और टी क्या है, ये मेरी मेन हेडिंग है। इसके अंदर फर्दर 2 टाइप्स हैं, इसकी फर्दर 2 टाइप्स हैं। जब इस तरह का कोई सीन आ जाता है ना तो उसको बोलते हैं सब हेडिंग। क्या बोलते हैं, सब हेडिंग। तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर लिख देंगे ब्लैक टी और एक ग्रीन टी। अभी ये नॉर्मल टेक्स्ट है। अब मुझे ब्लैक टी और ग्रीन टी को इसकी सब हेडिंग बनाना है। क्या बनाना है, इसकी सब हेडिंग बनाना है। हो सकता है मुझे ब्लैक टी के बारे में कुछ लिखना हो, तो मैं क्या करूँगा, इस ब्लैक टी को सिलेक्ट करूँगा और हम इसको H2 कर लेंगे। सॉरी H2 करेंगे तो देखो ब्लैक टी और टी दोनों सेम आ चुके हैं। मुझे ब्लैक टी को इसकी सब हेडिंग बनाने के लिए H3 करना पड़ेगा। अब ये देखें, ये टी आपकी मेन है H2 और ब्लैक टी क्या आ गया आपके पास, सब हेडिंग। इसी तरह से ग्रीन टी को सिलेक्ट कर लें और यहाँ से आप H3 कर लें। तो ये देखें, अब मेन आपके पास हेडिंग क्या आ गई, टी। उसके बाद आपके पास एक सब हेडिंग है H3 के नाम से, वो क्या है आपके पास, ब्लैक टी।
अच्छा, एक और सब हेडिंग है, वो है ग्रीन टी। यहाँ आप ब्लैक टी के बारे में लिख सकते हैं, यहाँ आप ग्रीन टी के बारे में लिख सकते हैं। राइट, समझ आ रही है आपको? इस तरह से हम लोग क्या बनाते हैं, सब हेडिंग्स बनाते हैं। राइट, इसी के साथ साथ अगर मैं यहाँ पर सपोज कुछ भी और लिख देता हूँ, सपोज एनदर टी। अभी एक नॉर्मल टेक्स्ट है, ये क्या है, ये एक नॉर्मल टेक्स्ट है जिसका मैंने सिंपली फॉन्ट इंक्रीज किया हुआ है, तो मैंने फॉन्ट जो है ना इसका डिक्रीज कर दिया। ओके, तो देखें अब ये है, मुझे अगर मैं चाहता हूँ कि जो ग्रीन टी है हमारे पास, इसकी भी एक सब हेडिंग बन जाए, तो फिर मैं अगर इसको H3 करूँगा, H3 करूँगा तो क्या होगा, ये एक ही लेवल पे आ जाएगा। ये देखें, ये एक ही लेवल पे, ये भी सब हेडिंग बन गया किसकी, टी की सब हेडिंग। बट मुझे इससे ग्रीन की सब हेडिंग बनाना था, तो मैं क्या करूँगा, इसको H3 नहीं करूँगा, H4 कर दूंगा, जिससे क्या होगा, ये सब हेडिंग बन जाएगा किसकी, ग्रीन टी की। तो जब भी आपने हेडिंग्स बनानी है, ये चीज़ आपने माइंड में रखनी है हमेशा कि हेडिंग्स क्या होती है, सब हेडिंग्स क्या होती है, और फिर उसकी फर्दर सब हेडिंग्स किस तरह से हम लोग बनाते हैं। राइट, अब अगर मैंने टी के बारे में लिख लिया, सपोज मैंने टी के बारे में राइट डाउन कर लिया, जितना भी राइट डाउन करना था, मैंने ब्लैक टी के बारे में भी लिख लिया, मैंने ग्रीन टी के बारे में भी लिख लिया, मैंने अनदर टी जो भी यहाँ पर लिखना था वो मैंने लिख लिया। अब मुझे एक और टॉपिक के ऊपर लिखना है। राइट, और वो कुछ भी टॉपिक हो सकता है, वो किसी प्रोडक्ट या किसी सर्विसेज के बारे में हो सकता है। राइट, हो सकता है मैं वेट लॉस के बारे में लिख रहा हूँ, वेट लॉस। अब इसको मैं एक फर्दर अपनी हेडिंग बनाना चाहता हूँ, जो टी के बाद मेन हेडिंग आएगी हमारी, तो मैं इसे क्या रखूँगा, क्या मैं इसे H3 रखूँगा? अगर मैं इसे H3 रखूँगा तो ये टी की ही सब हेडिंग बन जाएगा, जबकि वेट लॉस टी की सब हेडिंग नहीं है। मैं इसको अगर H4 करूँगा तो ये ग्रीन टी की सब हेडिंग बन जाएगा। अगर मैं इसको H5 करूँगा तो ये अनदर टी की सब हेडिंग बन जाएगा। गूगल समझेगा कि ये इसकी सब हेडिंग है, ये इसकी है, और ये इसकी सब हेडिंग है। राइट, तो गूगल को हमने बताना है कि ये यहाँ पर हमारी सब हेडिंग का खाता ख़त्म हो गया है, यहाँ पर उनका सिलसिला ख़त्म हो गया है। अब ये जो वेट लॉस है ना, ये हमारा वापस H2 आ गया, फिर से एक मेन हेडिंग आ गई। राइट, इसके बाद अगर हम कोई हेडिंग लिखेंगे, ठीक है, अगर कोई इसकी सब हेडिंग बनती है वेट लॉस की, तो हम इस तरीके से सब हेडिंग बनाएंगे। अब वर्डप्रेस में ये सारी चीज़ें कैसे बनाएंगे मैं आपको बताऊंगा, ये जस्ट मैंने आपको समझाने के लिए लिखा है कि सब हेडिंग्स होती क्या है। हमारी एक मेन हेडिंग जैसे टी है, टी के अंदर 2 टीज आती हैं, हमें पता है, ग्रीन टी, ब्लैक टी, और भी हो सकती हैं, बट ये 2 हमें मेजर हैं जो हमें पता है, हम इन दोनों के बारे में लिखना चाहते हैं। राइट, तो हमें पता है कि अगर हम इन दोनों को इसकी सब हेडिंग बनाना चाहते हैं, तो हमें इन दोनों को क्या करना पड़ेगा, इन दोनों को हमें क्या बनाना पड़ेगा, H3, और ये क्या है हमारी H2। इसी तरह से अगर आप वापस इस आर्टिकल पे आ जाएं तो देखिए, सबसे पहले आपका टाइटल आ गया। राइट, टाइटल, फिर फीचर्स, फीचर्स क्या आ गया, H2। अब फीचर्स के अंदर यहाँ पर 4 फीचर्स लिखे हुए हैं और हर फीचर को डिस्क्राइब किया हुआ है यहाँ पर। राइट, तो फीचर है, फिर उसको डिस्क्राइब किया हुआ है। अब ये जो सर्वाइवल शूटर लिखा हुआ है, इसके ऊपर अगर आप क्लिक करें तो ये H3 आ गया, यानी H2 क्या है, हमारी मेन हेडिंग, उसके बाद सब हेडिंग, उसकी जो सब हेडिंग है वो क्या है, सर्वाइवल शूटर। उसके बाद एपिक गेम्स उसकी एक और सब हेडिंग है, और फॉरवेन स्कॉट उसकी एक और सब हेडिंग है, इन गेम वॉइस चैट इसकी एक और सब हेडिंग है। राइट, तो ये एक ही लेवल पर हैं, ये एक ही लेवल पर हैं, तो ये 4 सब हेडिंग्स हो गई किसकी, इसकी फीचर्स की। उसके बाद हाउ टू डाउनलोड। अब देखें, अब यहाँ पर बात ख़त्म होगी हमारी फीचर्स वाली। इसके बाद जब हमने नई बात शुरू करनी है ना, और उसकी जो हेडिंग देनी है, तो वो वापस हमारे पास क्या होगी, H2। अगर मैं इस हाउ टू डाउनलोड को H3 कर दूंगा तो ये किसकी सब हेडिंग बन जाएगा, फीचर्स की। गूगल समझेगा कि ये भी फीचर्स की सब हेडिंग है, जबकि ये फीचर्स की सब हेडिंग नहीं है, ये तो सेपरेट हेडिंग है। इसलिए हम इसको क्या रखेंगे, हमेशा H2 रखेंगे। राइट, और ये इसका नॉर्मल टेक्स्ट है, ये कोई हमने यहाँ पर हेडिंग नहीं दी हुई, ये सिर्फ बुलेट पॉइंट्स बनाए हुए हैं, हमने एक लिस्ट बनाई हुई है। राइट, इसी तरह से ग्रीना फ्री फायर मॉड APK, ये भी H2 है हमारे पास, इसमें एक टेबल बना हुआ है। उसके बाद एक FAQs है, FAQs यानी फ्रिक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन, ये भी एक सब हेडिंग है। राइट, अब इसके अंदर 3 फर्दर सब हेडिंग्स हैं, यानी क्वेश्चन 1, क्वेश्चन 2 और क्वेश्चन 3, ये फर्दर 3 सब हेडिंग्स हैं। अब आपको समझ आई कि अपने हेडिंग्स कब बनानी है, सब हेडिंग्स कब बनानी है। एक चीज़ और बताता जाऊँ, अगर आपने यहाँ पर H3 बना लिया, अब आपने H2 ले लिया, H2 के बाद आप क्या करते हो, यहाँ पर कुछ भी लिख लेते हो, कोई एक और आप यहाँ पर सपोज लिख लेते हो डाउनलोड
OBB फाइल, ठीक है, OBB लिखना था, OBB फाइल। ओके, अब मैं अगर इसको H4 बना दूंगा तो ये क्या क्या बन जाएगा, किसकी सब हेडिंग बन जाएगा मुझे बताओ। H3 क्या था, H4 किसकी सब हेडिंग बन जाएगा, समझ आ रही है अब आपको। तो इस चीज़ों का अपने ख्याल रखना है। अगर मुझे इसको सब हेडिंग इसकी बनाना है तो मैं इसको वापस क्या बनाऊंगा, H3, तो ये इसकी सब हेडिंग बन जाएगा, राइट। तो ये देखें, ये सारी सब हेडिंग्स एक सेम लेवल पर है, ये मेन हेडिंग्स जो है ये हमारी एक सेम लेवल पर है, और ये हमारा टाइटल आ चुका है। तो ये चीज़ आपको समझ आ रही है कि हम लोग सब हेडिंग्स बनाते कैसे हैं। अब हम क्या करते हैं, ये जो एक पोस्ट हमारे पास राइट डाउन है ना, हम इसी का कंटेंट यहाँ पर ऐड करते हैं। हमारे पास यहाँ पर टाइटल तो हमने ऐड कर दिया। अब हम क्या करते हैं, अब हम लोग ये कंटेंट यहाँ से कॉपी करते हैं, और कॉपी करने के बाद हम वहाँ पर पेस्ट करते हैं। अभी टेबल ऑफ कंटेंट यहाँ पर कैसे बनाते हैं पोस्ट के अंदर। अच्छा देखिए, जो टेबल ऑफ कंटेंट होता है ना, ये बड़ा इंपॉर्टेंट होता है। इसकी इंपॉर्टेंस मैं अभी आपको बताता हूँ, जब मैं बनाऊँगा ना तो फिर मैं आपको वहाँ पर बताऊँगा। अब देखिए, मैंने टेक्स्ट कॉपी किया यहाँ से, और मैंने यहाँ पर लाकर पेस्ट कर दिया। जैसे ही मैंने यहाँ पर लाकर पेस्ट किया ना, तो देखिए जो चीज़ यहाँ पर बोल्ड थी ना, वो एज इट इज़ फॉर्मेट भी कॉपी होगी और वो यहाँ पर आ गई। अगर आप चाहते हो कि ये फॉर्मेट कॉपी ना हो, ये फॉर्मेट यहाँ पर प्लेस ना हो, तो आप इसको रिमूव करो और कंट्रोल-Shift-V करो। तो देखो अब की बार जो है ना, क्या होगा, वो फॉर्मेट कॉपी नहीं होगा, तो ये फॉर्मेट आपको खुद करना पड़ेगा, राइट। अब आपको समझ आई। अगर आप किसी साइट से कॉपी करके सिंपली कंट्रोल-V कर दोगे ना, तो जो लिंक वहाँ पर लगे होंगे वो लिंक भी कॉपी हो जाएंगे, और जब आप कंट्रोल-Shift-V करोगे तो वो लिंक वहाँ यहाँ पर पेस्ट नहीं होंगे, राइट। तो ये हमने यहाँ पर एक पैराग्राफ लिख लिया। उसके बाद यहाँ पर एक इमेज लगा हुआ है, यहाँ पर ये वाला इमेज, राइट। तो अब हमने ये इमेज लगाना है। इमेज लगाने के लिए सिंपली हम इसके ऊपर क्लिक करेंगे, एलिमेंट के ऊपर, और यहाँ से ये इमेज एलिमेंट ले लेंगे और इसको हम लोग अपलोड कर लेंगे। कहाँ से, यहाँ से। ओके, ये हमने अपलोड कर लिया। अपलोड करने के बाद हम इसको यहाँ से सेंटर लाइन कर लेते हैं। अब ये इमेज हमारी सेंटर लाइन हो गई है। इसके बाद हमने क्या करना है, दोबारा इस प्लस के ऊपर क्लिक करना है, और इसके ऊपर क्लिक करने के बाद हमने ये पैराग्राफ ले लेना है। वापस आएंगे और यहाँ से जल्दी से हम ये पैराग्राफ कॉपी करेंगे, और कॉपी करने के बाद हमने यहाँ पर लाकर कंट्रोल-Shift-V कर देना है। ये पैराग्राफ भी हमारे पास आ चुका है। और इसके बाद अब हमें एक सब हेडिंग चाहिए फीचर्स नाम की। हम इसको यहाँ से कॉपी करेंगे, और कॉपी करने के बाद देखिए ये एक नॉर्मल टेक्स्ट है। अगर नॉर्मल टेक्स्ट भी आप इस तरीके से पेस्ट कर देंगे ना, तो आप इसको सेलेक्ट करके यहाँ पर आएँ और यहाँ से आप हेडिंग सेलेक्ट करें। अब ये है वो H2, ये देखो ये सारी की लिस्ट आ रही है, H1, H2, H3, H4, H5, H6। जो मैं यहाँ से हेडिंग चेंज कर रहा था ना, तो समझ लो ये सारी की सारी हेडिंग्स जो है ना, ये यहाँ पे आ चुकी है, H2, H3। अब फीचर्स हमारी क्या है, मेन हेडिंग है हमारी। इस हेडिंग के बाद, हमारे टाइटल के बाद जो हमारी मेन हेडिंग है वो क्या है, वो फीचर्स है। तो फीचर्स हम बताना चाहते हैं, और फीचर्स के अंदर सब हेडिंग बनेगी। कौन सी, ये वाली, शूटर वाली। हम इसको कॉपी करेंगे, कॉपी करने के बाद हम सिंपली इसको यहाँ पर पेस्ट कर देंगे, इसको भी सिलेक्ट करेंगे और यहाँ से इसको हेडिंग में कन्वर्ट कर देंगे। अब जब हमने इसको हेडिंग बनाया तो ये भी H2 बन गया, ये भी H2 है, ये भी H2 है। बट हमने इसको क्या करना है, इसको H3 करना है। तो हम यहाँ से इसको H3 कर लेंगे। H3 किया, अब ये सब हेडिंग बन गई इसकी, और इसको यहाँ से अपडेट कर दें। अपडेट किया। अब इसके नीचे हमने क्या करना है, टेक्स्ट यहाँ पर ऐड करना है। तो टेक्स्ट ऐड करने के लिए हम लोग ये जो टेक्स्ट लिखा हुआ है ना, हम इस टेक्स्ट को यहाँ से कॉपी कर लेते हैं, राइट। और कॉपी करने के बाद हम लोग यहाँ पर लाकर पेस्ट कर देते हैं, और ये टेक्स्ट यहाँ पर पेस्ट हो चुका है। कंट्रोल-Shift-V, तो ये टेक्स्ट हमारे पास यहाँ पर पेस्ट हो चुका है। ये एक सब हेडिंग बन चुकी है। अब हम दूसरी सब हेडिंग बनाना चाहते हैं, एपिक गेम प्ले। इसको हमने यहाँ से कॉपी किया, यहाँ पर लेकर आए, पेस्ट किया, और इसको हमने यहाँ से कन्वर्ट कर देना है हेडिंग में, और हेडिंग को हमने क्या कर देना है, H3। उसके बाद हमने एंटर प्रेस करना है, और हमने यहाँ पर कंटेंट ऐड करना है। तो देखिए अब हमारी एक मेन हेडिंग क्या आ चुकी है, हमारे पास एक मेन हेडिंग आ चुकी है फीचर्स, और उसके नीचे दो सब हेडिंग्स हैं, राइट। उसके नीचे क्या है, दो सब हेडिंग्स हैं। कौन सी, एपिक गेम और सर्वाइवल। अब हमें कैसे पता चलेगा कि ये इसकी सब हेडिंग्स बनी है। अब इस काम के लिए ना हम लोग यूज़ करते होते हैं टेबल ऑफ कंटेंट्स। क्या यूज़ करते हैं, टेबल ऑफ कंटेंट्स। अब देखिए आपके यहाँ पर ना, यहाँ पर टेबल ऑफ कंटेंट्स तो है नहीं इसके अंदर, राइट। इसमें खाली टेबल है, टेबल ऑफ कंटेंट्स नहीं है। तो हम लोग क्या करेंगे, हम लोग एक प्लगइन यूज़ करेंगे। हम लोग यहाँ से आएंगे प्लगइन्स में, ऐड न्यू, ठीक है। और हम यहाँ पर सर्च करेंगे, एक प्लगइन होता है स्पेक्ट्रा करके, स्पेक्ट्रा।
अब ये प्लगइन क्या करता है, ये कुछ एड-ऑन्स होते हैं जो ये गुटेनबर्ग के अंदर ऐड कर देता है। इसका आगे लिखा भी होगा स्पेक्ट्रा वर्डप्रेस गुटेनबर्ग ब्लॉक्स। पहले इसका नाम था अल्टीमेट एड-ऑन्स फॉर गुटेनबर्ग, बाद में इन्होंने इसका नेम चेंज करके स्पेक्ट्रा कर दिया, राइट। तो इसको हम यहाँ से क्या कर लेंगे, इंस्टॉल कर लेंगे, और इंस्टॉल करने के बाद आपने इसको एक्टिवेट करना है। ये इंस्टॉल हो रहा है, हमारे पास इंस्टॉल हो चुके हैं। अब हम इसको एक्टिवेट करेंगे, तो ये हमारे पास एक्टिवेट हो चुका है। अब देखें ये तमाम एड ऑन्स हैं, ये जो आपके शो हो रहे हैं ना, ये तमाम के तमाम एड ऑन्स हैं जो आपके गुटेनबर्ग में ऐड हो चुके हैं। अगर आप चाहते हो कि मुझे ये वाला एड ऑन नहीं चाहिए कॉल टू एक्शन, या मुझे एडवांस हेडिंग वाला एड ऑन नहीं चाहिए, आप उसको सिंपली डीएक्टिवेट कर दो। अगर आप चाहते हो कि मुझे सिर्फ 2 से 3 एड ऑन्स चाहिए बाकी नहीं चाहिए, आप डीएक्टिवेट ऑल करके वो वाले जो आप यहाँ से आप डीएक्टिवेट ऑल कर दो, तमाम के तमाम डीएक्टिवेट हो जाएंगे। अब जो जो आपको चाहिए उसको आप एक्टिवेट कर लो, और अगर आपको सारे चाहिए तो इन सबको आप क्या कर लो, एक्टिवेट ऑल कर लो, राइट। अब ये क्या है, अब ये तमाम के तमाम एक्टिवेट है, राइट। अब आपने क्या करना है, यहाँ पे आना है, इसको करना है, अपनी पोस्ट को क्या करना है, अपडेट करना है। पोस्ट को आपने अपडेट किया, अपडेट करने के बाद आपने अपनी पोस्ट को रिफ़्रेश करना है यहाँ से। जैसे आप इसको रिफ़्रेश करोगे तो देखो आपके सामने यहाँ पर एक बटन आ चुका है, राइट। इसका मतलब है वो तमाम के तमाम एलिमेंट्स आपके पास यहाँ पर ऐड हो चुके हैं। कैसे, अब आप यहाँ पर सर्च करें टेबल ऑफ कंटेंट्स, तो ये देखिए टेबल ऑफ कंटेंट्स भी आ चुका है, ये टैब्स भी आ चुका है। अगर आप इसको यहाँ से क्रॉस करें और स्क्रॉल करें तो नीचे यहाँ पर ये वाले अल्टीमेट एड ऑन्स ब्लॉक्स, ये तमाम के तमाम आपके गुटेनबर्ग में ऐड हो चुके हैं जो पहले नहीं थे, राइट। तो अब हम क्या करते हैं, सबसे ऊपर यहाँ पर हेडिंग के बाद हमने क्या करना है, एंटर प्रेस करना है, और यहाँ पर हमें चाहिए टेबल ऑफ कंटेंट्स। तो टेबल ऑफ कंटेंट्स में हमने क्या करना है, यहाँ पर सर्च करना है टेबल ऑफ कंटेंट्स। तो ये आ चुका है, आपने इसको सिलेक्ट करना है। तो ये देखिए ये आपके पास टेबल ऑफ कंटेंट्स बन चुका है, ये देखें। और देखिए यहाँ पर उसने ऑटोमेटिकली बना दिया आपके लिए, आपको बनाने की ज़रूरत भी नहीं पड़ी। आपने बस यहाँ पर H2 H1 वो तमाम चीज़ें ऐड की हैं। और यहाँ पर देखिए आपका टेबल ऑफ कंटेंट्स में मेन हेडिंग के आगे फीचर्स, फीचर्स के बाद आपने जो 2 सब हेडिंग बनाई थी वो सब हेडिंग ही बनी है यहाँ पर। आप इसको अपडेट करें, अपडेट करने के बाद आप वापस आएँ, और वापस आने के बाद आप इसको रिफ़्रेश करें अपनी पोस्ट को। तो ये देखिए आपकी पोस्ट में वो टेक्स्ट भी आ चुका है, इमेज भी आ चुका है, हेडिंग और उसकी सब हेडिंग भी आ चुकी हैं, और ये उनका टेबल ऑफ कंटेंट्स भी आ चुका है। अब इनका फ़ायदा क्या होता है, एक यूज़र आता है आपकी पोस्ट पर और आकर वो सपोज किसी एक स्पेसिफिक चीज़ के बारे में देखना चाहता है, और उसी चीज़ के बारे में आपने लिखा हुआ है, एक हेडिंग बनाई हुई है, और वो इन हेडिंग से देख लेता है कि आपने अपनी पोस्ट में क्या क्या चीज़ें लिखी हुई हैं। सपोज वो गेम प्ले देखना चाहता था और उसे पता चल गया आपके टेबल ऑफ कंटेंट्स को देख के कि आपने हेडिंग्स के बारे में, अपने गेम प्ले के बारे में भी लिखा हुआ है। तो वो क्या करेगा, सिंपली इसके ऊपर क्लिक करेगा तो वो उस गेम प्ले पे पहुंच जाएगा और उसको रीड आउट कर लेगा। तो इससे ना यूज़र को आइडिया हो जाता है कि आपने क्या क्या चीज़ लिखी हुई है। अगर सपोज आपने कोई काफ़ी बड़ी पोस्ट लिखी हुई है, ठीक है, आपने 3-4 हज़ार वर्ड्स की पोस्ट लिखी हुई है और उसमें काफ़ी सारी हेडिंग्स भी यूज़ हो रही हैं, तो आपने काफ़ी सारी हेडिंग यूज़ की हुई है। अब यूज़र को अगर कोई चीज़ चाहिए और वो स्क्रॉल डाउन करके तमाम हेडिंग्स देखिए फिर अपने काम की चीज़ ढूंढे, इतना वेट और इतना सब्र किसी यूज़र में नहीं होता, राइट। यूज़र ये चाहता है कि वो साइट के ऊपर आए और क्विकली उसे जो है ना वो चीज़ मिल जाए जिस चीज़ के लिए वो बंदा आया हुआ है, राइट। तो यहाँ पर देखें, जैसे ही आपने टेबल ऑफ कंटेंट दिया होगा और उससे यहाँ पर अपने काम की कोई चीज़ नज़र आ गई, वो सिंपली उसके ऊपर क्लिक करेगा और डायरेक्ट वहाँ पर पहुँच जाएगा, वो चीज़ रीड आउट करेगा। अगर कोई डाउनलोड बटन है तो उसको देखेगा और वो चीज़ डाउनलोड कर लेगा सिंपली, ठीक है, उसका काम हो जाएगा। यूज़र भी खुश, गूगल भी खुश। गूगल आपकी पोस्ट को क्या करेगा, रैंक करेगा। तो ये जो स्ट्रक्चर है ना, गूगल स्ट्रक्चर को बड़ा लाइक करता है, और ये हर बंदे को नहीं पता ये स्ट्रक्चर बनाने का। हमारी इतनी मतलब मैंने 2-3 साल में मैं वर्डप्रेस में काम करता रहा हूँ और मुझे इस स्ट्रक्चर के बारे में नहीं पता था। इस तमाम स्ट्रक्चर के बारे में नहीं पता था कि हमें कब H1 यूज़ करना है, कब H2 यूज़ करना है, कब H3 यूज़ करना है, राइट। तो वो इतनी मार खाने के बाद फिर जाके हमें जो है ना इस चीज़ के बारे में पता चला कि H1 होता क्या है। चलो हमने वो वेब डेवलपमेंट में तो पढ़ लिया, अब प्रैक्टिकली गूगल इसको किस तरह से देखता है वो हमें 2-3 साल के बाद जाके पता चला था। और रैंकिंग के अंदर इसका बड़ा इफेक्ट होता है ये स्ट्रक्चर बनाने का, प्रॉपर्ली H2 H3 को लिखने का, राइट। अब हम ना जल्दी से इस पोस्ट को कंप्लीट करते हैं और देखते हैं कि पोस्ट में जो बाकी के एलिमेंट्स हैं, जैसे हमने टेबल ऑफ कंटेंट्स बनाया है, हम बाकी के एलिमेंट्स कैसे ऐड करेंगे, राइट। तो देखिए अभी हमने ये जो यहाँ पर राइट डाउन की हुई है, अब हम क्या करते हैं,
वापस ओपन कर लेते हैं हमारे पोस्ट को, और ये जो दो हमारी रह गई है ना सब हेडिंग्स, हम इनको भी कॉपी करते हैं और वापस आते हैं हमारी पोस्ट पे, और जल्दी से ये दो सब हेडिंग जो है ना इनको भी ऐड कर लेते हैं। एक ये है हमारे पास सब हेडिंग, और एक सब हेडिंग है हमारे पास ये वाली। ओके, तो हम क्या करते हैं, इनको जल्दी से H3 कर लेते हैं, और इसको भी हम लोग जल्दी से क्या कर लेते हैं, कन्वर्ट कर लेते हैं हेडिंग में H3 करके, और साइड पे क्लिक करें तो ये देखें इसने यहाँ पर ऑटोमेटिकली ऐड कर दी। यहाँ पर आपको ऐड करने की ज़रूरत नहीं पड़ती, ये खुद ब खुद ऐड कर लेता है। तो आपने बस यहाँ पर ऐड करनी है और प्रॉपर्ली H1 H2 सेट करना है। उसके बाद आपने इनका जो कंटेंट है वो ऐड करना है। ओके, सो ये हमने ऐड कर लिया। इसके बाद यहाँ पर ये चीज़ हमने ऐड कर ली। सो ये हमने ऐड कर ली। ओके, अब ये हो गई हैं हमारे पास सब हेडिंग्स हमारी। ठीक है, हम इसको अपडेट करते हैं, और अपडेट करने के बाद यहाँ पर आकर हम इसको चेक भी कर सकते हैं। तो ये हमारे पास ये सब हेडिंग्स ऐड हो चुकी हैं। इसके बाद हमारी पोस्ट के मुताबिक अब हमें एक हाउ टू डाउनलोड इसको ऐड करना है। हम इसको कॉपी करेंगे, यहाँ पर आएंगे हमारी पोस्ट में, और यहाँ पर हम लोग हाउ टू डाउनलोड इसको ऐड करेंगे और इसको कन्वर्ट कर देंगे किसमें, हेडिंग्स। अब की बार हमने इसको H2 बनाना है। ठीक है, अब हम इसे H2 बनाएंगे तो देखो इसने इसको फीचर्स के अकॉर्डिंगली, जैसे कि ये भी F2 है, ये भी F2 और ये भी H2 है, ये भी H2 है, तो ये दोनों सेम लेवल पे हैं, तो उसने देखो ये एक सेपरेट बना दी। राइट, तो इस तरह से हम लोग जो है ना हेडिंग्स बना सकते हैं, हम लोग ये तमाम चीज़ें बना सकते हैं। तो मैं इन ये जो लिखा हुआ है ना टेक्स्ट, इसको यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ, और कॉपी करने के बाद सिंपली मैं यहाँ पर लाकर इसको पेस्ट कर दूँगा, और ये पेस्ट हो चुके हैं यहाँ पर। और इसको हम यहाँ से अपडेट कर देंगे। अपडेट करने के बाद वापस नीचे आते हैं, और अब हमें एक और हेडिंग चाहिए, और वो है ये। हम इसको कॉपी करेंगे, और कॉपी करने के बाद कंट्रोल भी करेंगे, इसको यहाँ पर सेलेक्ट करेंगे, और सेलेक्ट करने के बाद हम यहाँ से हेडिंग को सिलेक्ट करेंगे। ये H2 बन गई। साइड पे क्लिक करें, ऊपर जाएं और देखें ये H2 बन गया आपका। राइट, इसी तरह से आपने क्या करना है, एंटर प्रेस करना है, और एंटर प्रेस करने के बाद आपने ये टेबल बनाना है। अब इस टेबल में आप देखें तो हमारे पास 2 कॉलम और 8 रोज़ हैं। ये हमारे पास कॉलम्स होते हैं ये वाले, ठीक है, और ये होती है हमारे पास रोज़, ये रोज़ होती हैं। तो हमारे पास 8 रोज़ और 2 कॉलम्स है। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि हम लोग वर्डप्रेस में टेबल्स कैसे ऐड कर सकते हैं। तो अगर हमें टेबल ऐड करना है तो हमने यहाँ पर, आप यहाँ पर ना स्लैश लगाकर टाइप भी कर सकते हैं टेबल। तो अब आपने टेबल ऐड करना है, ना कि टेबल ऑफ कंटेंट, हमने टेबल ऐड करना है। अब वो पूछ रहा है कि आप जो टेबल ऐड करना चाहते हो उसके कितने नंबर ऑफ़ कॉलम्स और रोज़ होने चाहिए। तो हम कहते हैं कि हमने नंबर ऑफ़ कॉलम्स हमें 2 चाहिए, और नंबर ऑफ़ रोज़ हमें चाहिए 8। तो हम इसको क्रिएट टेबल पे क्लिक कर देंगे, तो ये देखें ये टेबल बन गया। क्लासिक एडिटर में ना ये काम नहीं होता था, ये वाला टेबल्स वाला। तो आपको क्या करना पड़ता था, या तो कहीं से कोई टेबल स्ट्रक्चर कॉपी करना पड़ता था, या आपको सेपरेट प्लगइन इंस्टॉल करने पड़ते थे। राइट, अब यहाँ पर देखें, अब ये टेबल है। मैं इस टेबल के बारे में कुछ चीज़ें आपको बता दूं पहले, फिर हम लोग ना इस टेबल के अंदर कंटेंट ऐड करेंगे। तो सबसे पहले आप अपने राइट साइड पे देखें, अगर आप इस टेबल को सिलेक्ट करते हैं और अपने राइट साइड पे देखें तो आपको ये 3 ऑप्शन शो हो रहे हैं। राइट, टेबल सेटिंग के अंदर। तो टेबल सेटिंग में क्या हो रहे हैं, 3 ऑप्शन शो हो रहे हैं। एक फिक्स विड्थ टेबल सेल्स। अब मैं आपको बता दूँ इसका मतलब क्या है। देखिए मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ फुल नेम, तो ये देखें ये कितना साइड पे चला गया। राइट, मैं ये चाहता हूँ कि ये स्ट्रिक्टली यहाँ पर खड़ा रहे, ये यहाँ से मूव ना करें, और अगर मैं यहाँ पे कंटेंट लिखूँगा तो ये इस तरफ को मूव करेगा। राइट, तो अगर हम लोग ये चाहते हैं कि ये मूव ना करें तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ से इस ऑप्शन को ऑन कर देंगे। अब देखो ये सेंटर में स्ट्रिक्ट हो गया। राइट, तो इसके दोनों साइड पे हम लोग क्या कर सकते हैं, कंटेंट ऐड कर सकते हैं। दूसरी चीज़, अगर आप चाहते हैं कि इस टेबल का कोई हेडर हो तो आप यहाँ से इसको ऑन कर सकते हैं। तो ये देखिए ये हेडर आ गया। ये फुल नेम जो आपने यहाँ पर लिखा था, आप यहाँ पर हेडिंग दे सकते हैं टेबल की। ये कॉलम में आपने क्या ऐड करना है, इस कॉलम में आपने क्या ऐड करना है। राइट, इसी तरह से अगर आप चाहते हैं कि एक फुटर हो तो ये फुटर में जहाँ पे हम लोग लास्ट पे लिखते हैं टोटल या सब टोटल, इस तरह से लिखते हैं ना हम लोग। अक्सर हमने टेबल बनाए होते हैं तो टोटल या सब टोटल हम इस तरह से लिखते हैं। तो ये वाला काम भी हम लोग फुटर से ले सकते हैं। अब समझ आ गई। अगर आप लोग चाहते हैं कि हेडर और फुटर आपने नहीं ऐड करने तो इनको सिंपली यहाँ से बंद कर दें। उसके बाद आपने क्या करना है, यहाँ पर अगर आप चाहते हैं कि मुझे एक कॉलम और ऐड करना है, आपने यहाँ पर लिख लिया 1 2 3 4 5 6। अब आप चाहते हैं इसके साथ एक कॉलम और ऐड करना था मुझे, तो आप जिधर आपने कॉलम ऐड करना है वहाँ पे क्लिक करें, यहाँ पर आएँ टेबल पर, और इंसर्ट ये नीचे कॉलम है,
इंसर्ट कॉलम बिफोर का मतलब होता है ये इसके लेफ्ट साइड पे आएगा, और आफ्टर का मतलब होता है इसके राइट साइड पे आएगा। अब हमें राइट साइड पे चाहिए तो हम लोग आफ्टर कर देंगे, तो ये राइट साइड पे कॉलम आ चुका है। बिफोर करेंगे तो इस साइड पे आएगा। मैं करके दिखा देता हूँ। अब मैं इस कॉलम को डिलीट करना चाहता हूँ, पूरे के पूरे कॉलम को। तो मैं इस इधर सेलेक्ट करूँगा इसे और यहाँ पर आकर डिलीट कॉलम कर दूंगा, तो कॉलम डिलीट हो गया। यहाँ से जाकर भी कॉलम डिलीट करेंगे तो कॉलम डिलीट हो गया। अब मैं चाहता हूँ फर्स्ट रो के बाद मुझे एक रो और चाहिए थी यहाँ पर। अब मैं इस डाटा को नीचे शिफ्ट नहीं करना चाहता, मैं चाहता हूँ इसके नीचे एक रो और ऐड हो जाए, ताकि मैं वहाँ पे अपना कोई डाटा ऐड कर लूँ। सपोज़ हमें कोई ज़रूरी डाटा ऐड करना पड़ गया इस रो के नीचे, फर्स्ट रो के बाद हमें एक और रो ऐड करनी पड़ गई है, तो वो हम कैसे करेंगे? यहाँ से आके इंसर्ट रो आफ्टर, इंसर्ट जिस जहाँ पे हमने रो ऐड करनी है ना वहाँ पे पहले सेलेक्ट करना है। अगर हम उसके बाद रो ऐड करना चाहते हैं तो इंसर्ट रो आफ्टर, ठीक है, तो बाद में ऐड हो जाएगी। अगर हमें उससे पहले रो ऐड करनी है तो इंसर्ट रो बिफोर करेंगे तो उससे पहले ऐड हो जाएगी। और अगर रो को डिलीट करना चाहते हैं तो उस रो को सिलेक्ट करके हमने यहाँ से डिलीट रो कर देना है। और यहाँ पर ये देखें, अब मैं इस रो को डिलीट करना चाहता हूँ, मैं यहाँ पे इसे सिलेक्ट करके डिलीट रो कर दूंगा, तो ये रो डिलीट हो चुकी है। अब हम क्या करते हैं, मैंने आपको टेबल्स के बारे में जो ज़रूरी चीज़ें थी वो बता दी। फर्दर आप क्या कर सकते हैं, आप यहाँ से आपके पास एक ऑप्शन होता है डिफ़ॉल्ट और एक स्ट्राइप्स। स्ट्राइप्स का मतलब पता क्या होता है? आप इस तरह से आपका टेबल बनेगा, एक रो कलरफुल और एक वाइट, एक कलरफुल एक वाइट, राइट। तो यहाँ से आप इसका कलर भी चेंज कर सकते हैं। पर हाल मैं इसको डिफ़ॉल्ट कर रहा हूँ। डिफ़ॉल्ट करने के बाद हम क्या करते हैं, वापस आते हैं और अब हम वो ज़रा कंटेंट ऐड करते हैं जो कंटेंट हमारे पास यहाँ पर लिखा हुआ है, जैसे ऐप नेम, पब्लिशर, कैटेगरी, राइट। ये ऐप नेम आ चुका है, ये पब्लिशर, यहाँ पर कैटेगरी, कैटेगरी के बाद हमारे पास साइज़, साइज़ के बाद लेटेस्ट वर्जन, लेटेस्ट वर्जन के बाद मोर इन्फो, और उसके बाद गेट इट ऑन, और गेट इट ऑन के बाद लास्ट अपडेट। और इसी तरह से ये जो इस साइड पे है ऐप नेम हमने यहाँ पर पेस्ट कर दिया। उसके बाद ग्रीना जो पब्लिशर है उसके, वो हमने यहाँ पर ऐड कर दी। और ये कैटेगरी जो है इसकी एक्शन, इसको हमने यहाँ पर ऐड कर दिया। एक्शन के बाद जो इसका साइज़ है वो हमने यहाँ से कॉपी करके यहाँ पे ऐड कर दिया। और इसी के साथ साथ इसका जो वर्जन है वो भी कॉपी करके ऐड कर दिया। और इसके बाद अनलिमिटेड डायमंड्स जो इसकी मोड इन्फॉर्मेशन है वो, और यहाँ से हम इसको कॉपी करेंगे। और ये एक लास्ट चीज़ है टेबल की, ये भी हमने कॉपी करके यहाँ पर पेस्ट कर ली। अब हमें एक टेबल जो है ना वो ऐड करना आ गया कि हम टेबल किस तरह से ऐड कर सकते हैं। अगर मुझे इस सारे कंटेंट को क्या करना है, सेंटर में करना है, तो मैं इसको सिलेक्ट कर लूँगा और यहाँ से इसको सेंटर कर लूँगा और इसको सिलेक्ट करूँगा इस वाले को, और यहाँ से हम लोग इसको सेंटर कर सकते हैं, राइट। ये कॉलम भी सेंटर में आ गया, समझ आ गई। इस तरह से आप लेफ़्ट राइट सेंटर जो है ना ये अलाइनमेंट आप खुद कर सकते हैं। यहाँ से अपडेट करें, अपडेट करने के बाद आपने इसको रिफ़्रेश करना है, तो देखिए आपके पास ये टेबल भी ऐड हो गया। और ऊपर अगर आप टेबल ऑफ कंटेंट्स को देखें तो ऑटोमेटिकली आपका बनता जा रहा है, ठीक है। तो अगर हम इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो हम डायरेक्ट यहाँ पर पहुँच जाएंगे। अब एक लास्ट चीज़ है हमारे पास यहाँ पर हमारे कंटेंट में, वो है FAQs। अब FAQs हम लोग कैसे ऐड करेंगे? तो FAQs के लिए ना यूजली हम लोग ऐड करते हैं, हम लोग यूज़ करते हैं अकॉर्डियंट को, राइट। तो वर्डप्रेस में भी हमारे पास होते हैं अकॉर्डियंट। अगर मैं इसके ऊपर क्लिक करूँ, ब्राउज ऑल कर लूँ, तो यहाँ पे मैं सर्च कर लेता हूँ अकॉर्डियंट। अब यहाँ पर अकॉर्डियंट नहीं होते, यहाँ पर ना FAQ स्कीमा जो है ना वो आपके पास आ जाएगा। वैसे आप इसको भी यूज़ कर सकते हो, इसको क्लिक करेंगे तो आपके पास ये बन जाएगा, प्लस माइनस वाली चीज़ आ जाएगी। पर ये बड़ी सिंपल सी है, इसको मैं लाइक नहीं करता, मैं इसको यहाँ से रिमूव कर दूँगा, ठीक है। और इसको भी यहाँ से मैं रिमूव कर दूँगा। हम लोग ना एक प्लगइन ऐड कर लेते हैं, हम इसको अपडेट करते हैं और एक प्लगइन ऐड कर लेते हैं यहाँ से जल्दी से FAQs के लिए, राइट। अकॉर्डियंट नाम का हम एक प्लगइन ऐड कर लेंगे। तो हम यहाँ पर ऐड न्यू में आते हैं और यहाँ पर सर्च करते हैं अकॉर्डियंट, अकॉर्डियंट टॉगल, राइट। अकॉर्डियंट टॉगल नाम का एक प्लगइन है जो आपने इंस्टॉल करना है। ये वाला, ये फर्स्ट ये आइकन देख लें, आपने इसको इंस्टॉल करके एक्टिवेट कर लेना है। अब जैसे आपने इसको इंस्टॉल किया, इंस्टॉल करने के बाद आपने इसको एक्टिवेट करना है। ये एक्टिवेट हो चुका है और एक्टिवेट होने के बाद आपने क्या करना है, सिंपली
यहाँ पर आना है अपनी पोस्ट में, अपनी पोस्ट को अपडेट करना है, यहाँ से रिफ़्रेश करना है एक दफ़ा। रिफ़्रेश करने के बाद आपने यहाँ पर नीचे आना है और जहाँ पे आपने ये लिया हुआ था इसको आप यहाँ से रिमूव कर सकते हैं, राइट। तो ये जो पूरे का पूरा ब्लॉक है ना, इस ब्लॉक को ये आप यहाँ से रिमूव कर दें। उसके बाद क्या करना है, एक ये इसको प्लस के ऊपर क्लिक करें, ब्राउज ऑल करें और यहाँ से आप सर्च करें अकॉर्डियंट। अब ये आपके सामने आ चुका है अकॉर्डियंट, इसको आपने क्लिक करना है तो ये अकॉर्डियंट आपके सामने आ चुका है। अब ये साइड पे देखें, इसको आप यहाँ से क्लिक कर सकते हैं, राइट। तो यहाँ से आप इसको पकड़ के ड्रैग एंड ड्रॉप भी कर सकते हैं अकॉर्डियंट को ऊपर नीचे, ठीक है। अगर आप कोई और अकॉर्डियंट ऐड करना चाहते हैं यहाँ से ऐड कर सकते हैं और यहाँ से आप इसको रिमूव भी कर सकते हैं। अब मैंने आपको ऐड करने का, रिमूव करने का और मूव करने का बता दिया। और सबसे उसके बाद आता है स्टाइल। स्टाइल में आप देखिए आपके पास 3 चीज़ें आ रही हैं, आइकन, टैब और कंटेंट। इनके बारे में मैं आपको बताता हूँ, पहले हम यहाँ पर कंटेंट ऐड कर लें। अब ये जो अकॉर्डियंट टैब 1 लिखा हुआ है ना, देखिए मैं एक चीज़ चाहता हूँ वो ये कि यहाँ पर नीचे नीचे आ जाए ज़रा। नीचे मुझे ना एक हेडिंग चाहिए और वो हेडिंग होगी हमारी H2 और यहाँ पर हम लोग लिखेंगे FAQs, क्योंकि हमें एक हेडिंग भी तो ऐड करनी थी ना। तो इस हेडिंग को मैं ज़रा ऊपर ले आऊँगा अकॉर्डियंट के। अब ये हमारे पास हेडिंग आ गई, उसके बाद अकॉर्डियंट आ गया और अकॉर्डियंट के अंदर हमने हमारा ये जो क्वेश्चन है ना, इसको हम यहाँ से कॉपी करेंगे और कॉपी करने के बाद हमने यहाँ पर इसको ऐड करना है, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, जो भी लिखा हुआ है इसको रिमूव कर देंगे। रिमूव करने के बाद हमने इसको यहाँ पर पेस्ट कर देना है। अब इसके नीचे जो आंसर है ना वो हम यहाँ पर लिखेंगे कंटेंट वाले एरिया में। ये वाली चीज़ जो है हम इसको यहाँ से कॉपी करेंगे और कॉपी करने के बाद हमने यहाँ पे आना है और इसको सिलेक्ट करके रिमूव कर देना है और जो कंटेंट हमने कॉपी किया वो यहाँ पे पेस्ट कर देना है। उसके बाद इसी तरह से ये सेकंड करना है और इसी तरह से थर्ड करना है। एक बार जब आप ये तीनों कर लोगे ना, उसके बाद आपने क्या करना है, इसको स्टाइल करना है। अब इस अकॉर्डियंट को स्टाइल करने के लिए आपने इसका स्टाइल टैब में आना है। स्टाइल में मैं आपको एक चीज़ बता दूं, सबसे पहले आपके पास आइकन, ये जो आपको साइड पे आइकन शो हो रही है ना, ये 2 तरह के आइकन्स हैं। एक आपको राइट साइड पे मूव, जब आप इसको ओपन करेंगे तो ये डाउन एरो शो हो जाएगा और ये राइट साइड पे एरो जब ये क्लोज होगा तो, ठीक है। उसके बाद एक टैब, ये पूरे का पूरा जो आपको नज़र आ रहा है ब्लू कलर का, ये होता है टैब। जब आप इसको क्लिक करते हो तो ये वाला जो एरिया है इसको बोलते हैं कंटेंट, राइट। तो आप इसको डिज़ाइन कर सकते हैं अपने अकॉर्डिंगली। तो आप सबसे पहले अगर आप चाहते हैं कि ये आइकन आपने चेंज करना है तो आप आइकन को क्लिक करें, ये आइकन आपको शो हो रहा है टैब आइकन और एक्सपैंड आइकन। ये टैब आइकन है और ये एक्सपैंड आइकन है, राइट। तो आप क्या करो, यहाँ पे क्लिक करो और यहाँ से आप सर्च कर सकते हो एरो, ठीक है। और मैं चाहता हूँ कि ये वाला जो एरो है ना, इसकी जगह ये वाला एरो आ जाए, तो मैं इसको सिलेक्ट करूँगा। ये देखो ये एरो आ चुका है। इसके बाद जब मैं इसको एक्सपैंड करता हूँ तो वापस वही पुराने वाला एरो आता है। अगर मैं चाहता हूँ ये वाला भी चेंज हो जाए तो मैं इसके ऊपर क्लिक करूँगा, एक्सपैंड आइकन के ऊपर, और यहाँ पर वापस सर्च करूँगा एरो, और ये एक्सपैंड आइकन में ये डाउन एरो मुझे चाहिए, ये मैं यूज़ कर लूँगा, ओके। अब अगर मुझे आइकन का साइज़ छोटा या बड़ा करना है तो मैं यहाँ से यूँ छोटा या बड़ा कर सकता हूँ, राइट। और आइकन मुझे लेफ़्ट साइड पे चाहिए, राइट साइड पे चाहिए, ये भी आप सेट कर सकते हैं। और उसके बाद आपके पास आइकन कलर, अभी क्योंकि हमने आइकन का टैब ओपन किया हुआ है तो यहाँ पर जितनी सेटिंग शो हो रही है ये आइकन की शो हो रही है। तो यहाँ से आप आइकन का कलर चेंज कर सकते हैं इस तरह से, राइट। और उसके बाद आप आइकन का बैकग्राउंड कलर भी चेंज कर सकते हैं। ये जो वाइट है इसके नीचे वाला जो कलर है वो चेंज कर सकते हैं। बैकग्राउंड टाइप का चेंज कर सकते हैं आप, राइट। तो ये तो था आपका आइकन। बाकी इसको आप सेटिंग्स को खुद छिड़िएगा, अगर फिर भी आपको कोई चीज़ समझ में नहीं आती तो आप मुझसे पूछ लेना। नेक्स्ट है आपके पास टैब। अब ये टैब है, अगर आपको ये टैब का कलर पसंद नहीं है तो आप क्या करें, सिंपली यहाँ पर ये 2 कलर हैं, राइट। तो ये 2 कलर आप यहाँ से चेंज कर सकते हैं इस तरह से, ठीक है। इस तरह से आप कलर चेंज कर सकते हैं। और दूसरा कलर हम यहाँ से ले लेते हैं ये वाला, ठीक है। अब आप कलर पोजीशन भी इस तरह से सेट कर सकते हैं, ये देख रहे हो फ़र्क। और यहाँ से इसको इस तरह से भी सेट कर सकते हो, इट इज़ अप टू यू, आप किस तरह से करना चाहते हो, ठीक है। और यहाँ से आप एंगल भी सेट कर सकते हो इनका। सो नेक्स्ट आप क्या कर सकते हो, बैकग्राउंड टाइप और वही इसका कलर भी है। और इस तरह से एक्सपैंड टैब कलर क्या होगा, जब आप इसको एक्सपैंड करोगे तो तब टैब कलर क्या होना चाहिए, बैकग्राउंड कलर क्या होना चाहिए। देखो बंद के ऊपर तो कलर ऐसा है, एक्सपैंड के ऊपर आप चाहते हो ये रेड हो जाए, ये वाला कलर फर्स्ट कलर, और जो सेकंड कलर है वो हो जाए कुछ
इस टाइप का, ठीक है। तो देखना, देखो कलर चेंज हो गया ना। अब ये रेड अच्छा नहीं लग रहा, तो हम क्या करते हैं, इसको ग्रीन में कन्वर्ट कर देते हैं। हमने इसको ग्रीन में कर दिया, और जो ब्लू वाला है उसको हम सिलेक्ट, अच्छा ये टाइटल कलर है हमारा, इसको हम यहाँ से वाइट कर देंगे। तो देख लें, ये देख लें। तो इस तरह से आप इसकी सेटिंग्स की डिज़ाइनिंग खुद कर सकते हैं, राइट। और लास्ट पे आपके पास कंटेंट, इसी तरह से कंटेंट की भी वही सेम सेटिंग्स है, इसको भी आप अप्लाई कर सकते हैं। अब देखिए, अगर टैब में आप आ जाएं और टैब में आपके पास है टाइटल कलर, यहाँ से आप अपने टाइटल का कलर बंद, जब आपका टैब यूँ बंद होगा ना, तो यहाँ से आप टाइटल कलर सेट कर सकते हैं। जब आप इसके ऊपर हॉवर करें तब क्या कलर होना चाहिए वो सेट कर सकते हैं। आप इसकी टाइपोग्राफी सेट कर सकते हैं। आप अगर चाहते हैं कि ये फ़ॉन्ट आपको अच्छा नहीं लगा, आप कोई और फ़ॉन्ट यहाँ पर अप्लाई करना चाहते हैं, तो यहाँ से आप कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पर काफ़ी सारे फ़ॉन्ट हैं, इस तरह से आप इनका फ़ॉन्ट चेंज कर सकते हैं। लेकिन फ़ॉन्ट आप यहाँ पर हमेशा अच्छा ही यूज़ कीजिएगा, ये बात याद रखें। और इसके बाद यहाँ पर आप फ़ॉन्ट साइज़ इंक्रीज़ कर सकते हैं। अगर कुछ गलत कर लें तो ये रीसेट का बटन है, इसके ऊपर क्लिक करेंगे, ये रीसेट हो जाएगा। उसके बाद आप इसे अपडेट करें, और अपडेट करने के बाद आपने क्या करना है, इसको रिफ़्रेश करना है, और रिफ़्रेश करने के बाद ये आपके पास FAQs आ जाएंगे। अब ये कंप्लीट पोस्ट वैसी बन चुकी है जैसे मैंने आपको यहाँ पर ये वाली दिखाई थी, राइट। अब आपका ये टास्क है, आपने भी इस तरह की पोस्ट बनानी है, और जितने एलिमेंट मैंने यूज़ किए हुए हैं, जैसे टेबल ऑफ कंटेंट यूज़ किया हुआ है, अकॉर्डियंट यूज़ किया हुआ है, टेबल क्रिएट किया हुआ है, आपने भी ये तमाम करने हैं, और इसके स्क्रीनशॉट मुझे ग्रुप के अंदर दिखानी है लाजमी। तो ये था आज का लेक्चर। आई होप कि आपको पसंद आया होगा। आई नो कि मैंने इसमें कैटेगरीज़ के बारे में, टैग्स के बारे में नहीं बताया। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में मैं आपको लाजमी बताऊँगा। तो आज के लेक्चर में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। अल्लाह हाफिज़।